हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 28 से 29 अगस्त को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका महिला सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये जो वीडियो होगी आपकी एनिमल हस्बेंड्री के विषय में होगी, जिसमें आपको पूरे के पूरे 50 प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न करवाए जाएंगे दोस्तों। आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए जो है पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? रानीखेत रोग जो है किस विषाणु द्वारा फैलता है दोस्तों? इसका जवाब होगा आपका पैरामिक्सो वायरस द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछेगा प्रश्न है और आपके एसआई का जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रानीखेत रोग पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलता है दोस्तों। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो ये फैलता है आपका प्रोटोजोआ द्वारा। ऑप्शन प्रोटोजोआ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी के सभी, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। आगे, सब्जी की प्रति व्यक्ति आवश्यकता होती है। सब्जी की प्रति व्यक्ति आवश्यकता कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 300 ग्राम। हर एक व्यक्ति को जो है दोस्तों दिन में 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, अरहर की फसल में दाना तथा भूसा का अनुपात कितना होता है? अरहर की फसल में दाना तथा भूसा का अनुपात कितना दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटीड आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्तों ये प्रश्न। और इसका जवाब होगा 1:6 से 8। यानी कि दाना जो होता है 1 अनुपात में होता है और भूसा जो है वो 6 से 8 अनुपात में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूध संरचना में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिशत होता है? दूध संरचना में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में होता है दोस्तों? तो ये होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पानी जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है दूध में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति आरंभ की गई किसके द्वारा? प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति आरंभ किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो एक ही गई थी डी बेनोर द्वारा। ऑप्शन डी बेनोर इसका जवाब होगा दोस्तों। प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति आरंभ की गई थी डी बेनोर द्वारा, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, हरियाणा में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? हरियाणा में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लागू हुआ था 1961 में। हरियाणा में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1961 में लागू हुआ था दोस्तों, याद रखिए। अगला है प्रश्न, 8वां प्रश्न देखिए कि मधुमक्खी द्वारा लीची के परागण में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमक्खी द्वारा लीची के परागण में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? तो ये होती है दोस्तों 20 से 25% की वृद्धि होती है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि सेब के फल सेट होते समय कम से कम तापक्रम कितना होना चाहिए? सेब के फलों को सेट होते समय कम से कम तापक्रम कितना होना चाहिए दोस्तों उनका? तो ये होना चाहिए दोस्तों, याद रखिए, 4.5 डिग्री सेल्सियस से 5.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, 4.5 से 5.5। अगला है प्रश्न, 10वां प्रश्न, केले में फलियों को भरने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? केले में फलियों को भरने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करते हैं जिब्रेलिन एसिड का। जिब्रेलिन एसिड का प्रयोग करते हैं केले में फलियों को भरने के लिए, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आगे है प्रश्न, हरियाणा नस्ल किस प्रकार की है? जो हरियाणा नस्ल है दोस्तों वो किस प्रकार की है? तो ये है दोस्तों द्विकाजी नस्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, गारंटीड आपके एग्जाम में आने वाला है प्रश्न। हरियाणा नस्ल जो है वो द्विकाजी प्रकार की होती है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, 12वां प्रश्न, सनई
की रेशे वाली फसल कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? सनई की रेशे वाली फसल कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है दोस्तों? तो ये तैयार हो जाती है 10 से 12 सप्ताह में। याद रखिएगा, 10 से 12 सप्ताह में सनई की रेशे वाली फसल तैयार हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे है प्रश्न कि भारत में बगाती फसल का क्षेत्र कुल फसल का कितने प्रतिशत है? भारत में बगाती फसल का क्षेत्र कुल फसल का 2% दोस्तों, याद रखिएगा 2%। ठीक है, अगला, भारत में आम, केला, पपीता एवं नारियल में से किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में आम, केला, पपीता एवं नारियल में से किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? दोस्तों आपको बता दें, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो फल का होता है हमारे देश में वो होता है केला का। ऑप्शन केला इसका जवाब होगा। केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लखनऊ 49 प्रजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ 49 प्रजाति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है सरदार के नाम से। याद रखिएगा, सरदार के नाम से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है। पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है दोस्तों, किसके कारण से देखा जाता है? तो ये देखा जाता है दोस्तों हाइपोजियल के कारण। बार बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, अब की बार भी आया हुआ था। हाइपोजियल के कारण जो है पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण को देखा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जीवाणुओं का कौन सा समूह फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? जीवाणुओं का कौन सा समूह फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये समूह है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति का नाम क्या है? बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति का क्या नाम है दोस्तों? तो ये है कनकथा गाय। कनकथा गाय इसका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है प्रश्न, कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति कौन सी है दोस्तों? कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति कौन सी है? कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति दोस्तों अमृत महल। याद रखिए, अमृत महल। अगला, संकर गाय की प्रजाति कौन सी नहीं है? संकर गाय की प्रजाति नहीं है दोस्तों आयरशायर। आयरशायर इसका जवाब होगा। ये संकर गाय की प्रजाति नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि खुरदरी वाली बीड़ की प्रजाति कौन सी है? खुरदरी वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी दोस्तों? ये भेड़ आएगा यहाँ पे। तो ये है दोस्तों बीकानेरी। बीकानेरी भेड़ होती है खुरदरी वाली भेड़। ठीक है, याद रखिए। अगला, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गाय के दूध में पानी की मात्रा जो होती है वो होती है 86%। सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है दूध में, आपको बताया गया था, याद रखिए। अगला देखिए, भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन प्रति वर्ष कितने लीटर होता है? भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन प्रति वर्ष कितने लीटर होता है दोस्तों? तो औसत जो होता है, औसत हम आपको बता दे रहे हैं, ये होता है 390 लीटर। यानी कि एक व्यक्ति को प्रति वर्ष 390 लीटर गाय का दूध मिलेगा। इस प्रकार का उत्पादन भारत में होता है दोस्तों गाय द्वारा। ठीक है, अगला, अच्छी वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है? जो अच्छी मानी जाती है दोस्तों भेड़ की प्रजाति, वो प्रजाति कौन सी है? चाहे वो आपका ऊन के विषय में हो, दूध के विषय में हो, तो ये मानी जाती है दोस्तों लोही। लोही प्रजाति होती है भेड़ की सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ओडिशा में पाली जाने वाली बकरी का नाम क्या है? ओडिशा में पाली जाने वाली बकरी का नाम क्या है दोस्तों? तो उड़ीसा में पाली जाने वाली बकरी का नाम है दोस्तों गंजन। याद रखिए, गंजन बकरी है उड़ीसा में पाली जाने वाली बकरी दोस्तों। आगे है, बकरी का दूध कैसा होता है दोस्तों? बकरी का दूध आपने कभी चखा होगा तो आपको
जो कैसा लगा दोस्तों, वो आपको लगेगा थोड़ा सा कड़वा, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होगा वो, तो क्षारीय इसका जवाब होगा। बकरी का दूध क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखिएगा। आगे है प्रश्न, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? ये है बीटल बकरी। बीटल बकरी इसे कहा जाता है सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी। ठीक है, देखिए 28वां प्रश्न, बकरी की खाल के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है? जो बकरी की खाल होती है दोस्तों, उसके निर्यात से, जब हम दूसरे देशों में वह खाल बेचते हैं तो विदेशी मुद्रा कितनी अर्जित होती है? तो ये होती है दोस्तों 1000 लाख रुपए। 1000 लाख रुपए बकरी खाल के निर्यात से विदेशी मुद्रा में अर्जित होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कुल दूध उत्पादन में भेड़ के दूध का कितना प्रतिशत होता है? कुल दूध उत्पादन में भेड़ के दूध का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है दोस्तों 4.5%, याद रखिए 4.5% इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में पाली जाने वाली विभिन्न प्रजाति कौन सी है? आंध्र प्रदेश में पाली जाने वाली विभिन्न प्रजाति दोस्तों नेलोरी। नेलोरी इसका जवाब होगा, याद रखिए नेलोरी जो है आंध्र प्रदेश में पाली जाती है। आगे है प्रश्न, जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ की प्रजाति का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ की प्रजाति का नाम है दोस्तों गुरेज। क्या है? गुरेज जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ की प्रजाति है, याद रखिएगा। अगला है, गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? खुरेरा आपको बता दें दोस्तों, जो खुर होते हैं उनको काटा पीटा जाता है, उनको घिसा जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? रक्त संचार बढ़ाने के लिए। रक्त संचार बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है दोस्तों, गाय को खुरेरा किया जाता है ताकि उसका जो दूध है वो अच्छी प्रकार से प्राप्त हमें हो सके। रक्त संचार उसका बढ़ता है तो उसके शरीर में जो है गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं दोस्तों, और दूध में जो है लैक्टोज की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है इससे। ठीक है, आगे है प्रश्न, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की होती है? भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की होती है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया प्रश्न है। ये होती है 307 दिन, याद रखिएगा 307 दिन होती है भैंस की गर्भकाल की अवधि दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु होती है दोस्तों 1 सप्ताह की। 1 सप्ताह की आयु होती है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दोनों ही। आगे चलते हैं प्रश्न पर कि एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन जो बढ़ता है दोस्तों, आपको बताइए दें, ये होता है एक 250 ग्राम। 250 ग्राम प्रतिदिन बछड़े का भार बढ़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला, मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होती है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु होती है दोस्तों 37 महीने, याद रखिए 37 महीने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए दोस्तों? ये होना चाहिए 1.2525 मीटर। ये होना चाहिए किसी पशु के लिए उपयुक्त स्थान दोस्तों। ठीक है, खुरपका मुंहपका रोग से पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? खुरपका मुंहपका एक संक्रमणीय रोग होता है दोस्तों, जिससे पशु जो है स्वस्थ है उसका कमजोर हो जाता है, याद रखिएगा। खुरपका मुंहपका रोग से पशु पर प्रभाव पड़ता है कि वह उसका स्वास्थ्य जो है कमजोर हो जाता है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है? सींग का जो कैंसर होता है दोस्तों, वो कैसे सींग वाले पशुओं में होता है? जिसके सींग जो हैं बड़े होते हैं, बड़े सींग जिनके होते हैं उनमें सींग का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है, याद रखिए। अगला, शारीरिक तापमान किसका अधिक होता है? शारीरिक तापमान जो होता है दोस्तों किसका अधिक होता है? तो ये होता है मुर्गी का।
मुर्गी का शारीरिक तापमान सबसे अधिक होता है दोस्तों, चाहे वो गाय ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, भेड़ ले लीजिए, सबसे अधिक तापमान आपको मिलेगा मुर्गी का। ठीक है, आगे है प्रश्न, बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होती है 60 से 90। 60 से 90 नाड़ी की गति होती है दोस्तों प्रति मिनट बकरी की। ठीक है, अगला, किस बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है? किस बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है दोस्तों? तो ये है दोस्तों दुग्ध जबर में, दुग्ध जबर इसका जवाब होगा। ठीक है, दुग्ध जबर बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है। आगे प्रश्न देखेंगे, दूध का अपेक्षित घनत्व निकालते समय 70 डिग्री सेल्सियस वाले जल उष्मक से ट्यूब पर रखी जाती है कितने मिनट के लिए? दूध का अपेक्षित घनत्व निकालते समय 70 डिग्री सेल्सियस वाले जल उष्मक से ट्यूब पर दोस्तों 5 मिनट के लिए रखी जाती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताजे दूध की अम्लता का औसत मान कितने प्रतिशत होता है? तो ये मान होता है दोस्तों 0.12 से 0.16% तक, याद रखिएगा, 0.12 से 0.16% तक ताजे दूध की अम्लता का औसत मान होता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, आपका एनिमल हस्बेंड्री में एक भी नंबर जो है कटने वाला नहीं है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए, गाय के ताजे दूध का पीएच औसत मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गाय के ताजे दूध का पीएच औसत मान होता है दोस्तों 6.6 से 6.7 के बीच में, याद रखिए, 6.6 से 6.7 के बीच में गाय के ताजे दूध का पीएच मान होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गाय के दूध में खनिज लवण की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? गाय के दूध में खनिज लवण की प्रतिशत मात्रा होती है दोस्तों 0.7%। 0.7% इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। घोड़ी के दूध में कुल ठोस पदार्थ पाया जाता है। घोड़ी का जो दूध होता है दोस्तों उसमें कुल ठोस पदार्थ कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों 10.96%। घोड़ी के दूध में कुल ठोस पदार्थ पाया जाता है 10.96% दोस्तों, याद रखिए। अगला, खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है दोस्तों? आपको बता दें, ये होता है 1.028 से 1.080 के बीच में, याद रखिए, 1.028 से 1.080 के बीच में खीस का अपेक्षित घनत्व पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, दूध का क्वथनांक कितना होता है? दूध का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है 100.15 डिग्री सेल्सियस। 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है दूध का क्वथनांक दोस्तों। दूध का क्वथनांक का मतलब होता है दूध का उबलना, तो दूध उबलता है 100.15 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, दूध के घनत्व ज्ञात करने वाली मशीन 1100 आरपीएम पर कितने मिनट चलाई जाती है? जो दूध का घनत्व ज्ञात करती है, जिसे लैक्टोमीटर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो वो मशीन 1100 आरपीएम पर कितने मिनट चलाई जाती है? ये चलाई जाती है दोस्तों 4 मिनट के लिए, याद रखिए, 4 मिनट इसका जवाब होगा। तो ये थे दोस्तों आपके एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, आपके एनिमल हस्बेंड्री में नंबर कटने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी गारंटी आपसे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।